चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं इब्तदाइया कर रहा हूँ अवैस सलीम साहब की जगह पे। तो हमारे साथ अवैस सलीम साहब हैं और जावेद रहमान साहब हैं, और हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान आज हैं मोहम्मद वकार भट्टी साहब। ये पाकिस्तान में हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले से एक ज़बरदस्त नाम है इनका। कराची में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कोविड-19 के हवाले से हेल्थ रिपोर्टिंग की है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट हेल्थ रिपोर्टर वी कैन से इन द कंट्री। और रिसेंटली ये जियो न्यूज़ पाकिस्तान और द न्यूज़ इस्लामाबाद के लिए ये अब रिपोर्टिंग करते हैं हेल्थ इश्यूज पे एज ए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। और रिसेंटली ये कैपिटल सिटी इस्लामाबाद मूव हुए हैं। भट्टी साहब और नाजरीन, आज हमारा जो मौजू है ख़ास तौर पे वो है जो मेडिकल के इश्यूज हैं, ख़ास तौर पे पिछले 2-3 साल में हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। एक तो कोविड का भी बैकग्राउंड था, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन का, और जो सारी सूरत हाल महंगाई की बनी है और जो लैक ऑफ पॉलिसीज रहा है, उसकी वजह से हमने देखा अद्वियात की कीमत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जैसे मुल्क में और मुल्कों में भी यकीनन बढ़ी होंगी, इन्फ्लेशन हुई है तो डॉलर की सप्रेशन की वजह से। और उसके अलावा जो चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस की वजह से जो आम आदमी सफ़र कर रहा है, खासतौर पे हमारी मेजॉरिटी जो मोर देन 50% जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन है पाकिस्तान में ऑलमोस्ट, वो कैसे बेचारे सफ़र कर रहे हैं मेडिकल इश्यूज के हवाले से हॉस्पिटल्स में और अद्वियात के हवाले से। तो अवैस साहब से हम आज नाजरीन पूछेंगे थोड़ा सा कि अमेरिका में इस इशू के हवाले से क्या है, महंगाई का जो मेडिकल इश्यूज हैं और सेहत के इश्यूज हैं, और अद्वियात के हवाले से वहाँ पे क्या असर पड़ा है, और थोड़ी थोड़ी हम अपना इनपुट देंगे। तो मैं आगाज करना चाहूंगा पहले तो अवैस सलीम साहब आपसे थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड ये भी बता दें कि आप जहाँ बैठे हुए हैं अमेरिका में, वहाँ पे एक तो कोविड के साथ क्या सूरत हाल हुई, और बाद में अभी तक जो इन्फ्लेशन वहाँ पे भी नो डाउट बढ़ी है, और वहाँ पे भी एक हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस रहा है। तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जो आम अमेरिकन हैं उनकी सेहत पे, और उनको जो उनकी एक्सेस है जो मेडिकल इश्यूज पे और अद्वियात पे, उसके हवाले से। जी, शुक्रिया गिलानी साहब। और मैं भट्टी साहब का और जावेद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ हमें ज्वाइन करने के लिए। देखें, पाकिस्तान में और अमेरिका में जो पहले तो मैं जो हमें देख रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में ये कहना चाहता हूँ कि हम बात आज इस पे कर क्यों रहे हैं। हम अमूमन सियासत पे बात करते हैं, लेकिन हमने सहाफत के तालिब इल्म के तौर पर जो पढ़ा है, सीखा है, मैं और आप एजुकेशन रिपोर्ट करते रहे हैं। तो हमने ये सीखा है कि एजुकेशन, हेल्थ, इस टाइप के जो पब्लिक इश्यूज हैं, इनको बड़ा कम मौका मिलता है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह बना सकें। खासतौर पर हमारे जैसे माहौल में जहाँ पर हमेशा सियासत डोमिनेट करती रहती है, लेकिन इन इश्यूज पर जो आम आदमी के इश्यूज हैं, बात करना बड़ा जरूरी है। अब जो आपका सवाल है, जो आप एक तकाबली जायजा कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका का, देखें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान में और वेस्ट के अंदर। यहाँ पर जो है वो एक तो सारा जो काम चलता है वो है इंश्योरेंस के थ्रू चलता है। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जिसको लेके आपने डॉक्टर के पास जाना है वो अलग है। आप अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आपको आउट ऑफ पॉकेट पैसे देने पड़ते हैं, जो इलाज बहुत महंगा है। सरकारी अस्पताल उस तरह से है नहीं, तो फिर अमूमन मैंने देखा है कि वो लोग जो इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो या अस्पताल नहीं जाते, या वो भी खुद ही कोई ना कोई टोटका करने की कोशिश करते हैं, या ये जो चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं वहां जाते हैं। दवाइयों के लिए आपको एक अलहदा, उसको ड्रग इंश्योरेंस कहते हैं, आपको वो चाहिए होती है। आप वो लेके आप थोड़ा सा डिडक्टेबल दे के, यानी अपना शेयर दे के आपको वो बड़ी रिड्यूस्ड कॉस्ट पे वो सब्सिडाइज्ड मिल मिल जाती हैं। जाती है। मेरे लेकिन ख्याल है पाकिस्तान। आप जो ये है मसलन जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, यानी जो डॉक्टर दवाइयां लिख के देता है, एंटीबायोटिक्स जो है, वो आप अपने तौर पर किसी भी स्टोर पे जाके नहीं खरीद सकते। ओवर द काउंटर मेडिसिन में आपको ये जुकाम, बुखार, इस तरह की चीजें तो शायद मिल जाएं, लेकिन वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो नहीं मिलेंगी। उन अद्वियात की कॉस्ट में भी इजाफा हुआ है पिछले चंद सालों में, जहाँ खास तौर पर 3-4 साल को अगर हम देखें, जब से ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है। कोरोना के अंदर जो है वो पहले जो टेस्ट था वो बिल्कुल फ्री था, फिर कुछ जगहों पर उस टेस्ट की जो कीमत है वो लेनी शुरू कर दी, खासतौर पर प्राइवेट लेबोरेटरीज ने। इवन अद्वियात की कीमतों में भी यहाँ पर जो है वो बहुत इतराज उठाया जाता है। मसलन इंसुलिन जो है, इंसुलिन खासतौर पर बर्नी सैंडर्स की इवन इलेक्टोरल कैंपेन में उसका बड़ा तस्करा रहा है कि अमेरिका के अंदर वो बहुत महंगी है, और उसकी कॉस्ट अगर आप बॉर्डर पार करके कनाडा में चले जाएं, जो कि निस्बतन एक वेलफेयर स्टेट है, हेल्थ फ्री है वहां पे, वहां पर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है।
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी जो है वो सारे मामलात दुरुस्त हैं, यहाँ पर भी उसकी कीमत के हवाले से और अवेलेबिलिटी के हवाले से, और खास तौर पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री जिस तरह से डोमिनेट करती है, बहुत ज्यादा एतराजात उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे भी एक तो आपने इंश्योरेंस की बात की, इस पे मैं बाद में भट्टी साहब से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये थोड़ी सी इंश्योरेंस की पॉलिसी पीटीए की गवर्नमेंट में मुतारफ कराई गई थी। और लेकिन उससे पहले जो आपने कोरोना की बात की, हमारे यहाँ इसको उर्फ आम में कोरोना कहते हैं या कोविड-19 कहें। अब तो खैर डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया है कि इमरजेंसी ये ख़त्म हो गई है। लेकिन भट्टी साहब आप ये फरमाइएगा कि कोरोना से ही हम देख रहे हैं कि एक हम सप्रेशन देख रहे हैं और इंडस्ट्री में एक तरह से, और जो ब्लैकमेलिंग हुई, जो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हुई, चूँकि कोविड एक बहुत बड़ी डिज़ीज़ थी, वायरस था, उसकी वजह से भी अस्पतालों में बहुत सारे पैसे बनाए गए। उसकी वजह से जो हमारी ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने पैसे बनाए, बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट हुईं। उसके बाद हम देखते हैं कि मुसलसल इन्फ्लेशन की वजह से 2-3 दफ़ा पिछले 2-3 सालों में अद्वियात की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन कि आम आदमी की एक्सेस से ये दूर लगती हैं। रिसेंटली इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो पाकिस्तान की है, उन्होंने 20% अद्वियात में इजाफे की मंजूरी दी है। आप इस थोड़े से पस मंज़र को भी, कोविड से जो शुरू हुआ है और ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अद्वियात पे पड़ा है और उसके और क्या इम्पैक्ट है और क्या उसके एंगल्स हैं, उस पे काइंडली हमें थोड़ा-सा और नाज़रीन को थोड़ा-सा ब्रीफ करें। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं थोड़ा सा इस पे लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर की सूरत-ए-हाल है क्या, अद्वियात का मामला क्या है, और ओवरऑल जो हेल्थ केयर है वो पाकिस्तान में किस तरह ये शोबा जो है वो ऑपरेट करता है। पाकिस्तान में देखें बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिनको मैं दूर करना चाहता हूँ आज यहाँ पे आपके प्रोग्राम के ज़रिए। पहली बात तो ये है कि देखें हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अब वो डॉक्टर प्राइवेट हो सकता है, प्राइवेट अस्पताल में आप जा सकते हैं, या किसी सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, या चैरिटी अस्पताल में। ये 3 तरह के हमारे पास सिलसिले हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन में हमारे पास सिलसिले हैं। सरकारी और चैरिटी अस्पतालों में आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि सूरत हाल ये है कि आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, डॉक्टर आपको टाइम नहीं देता, और उसके बाद वो एक पर्ची पे कुछ लिख के देता है। अद्वियात अस्पतालों से नहीं मिलती। तो 70% लोग जो हैं वो अपना इलाज जो है वो प्राइवेट अस्पतालों से कराते हैं। अब प्राइवेट अस्पताल का मसला ये है कि आपको प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर की फीस देनी है, जो कि कुछ अर्सा पहले तक कम से कम तकरीबन अगर आप अस्पताल में जाते हैं तो 500 रुपये थी, और अगर आप प्राइवेट किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते थे तो वो 200 से 300 रुपये थी। अब सूरत हाल ये है कि इस इन्फ्लेशन की वजह से प्राइवेट अस्पतालों में जो डॉक्टर्स की फीस है वो 2000 से लेकर 5000 रुपये तक हो चुकी है। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे को लेके गया था एक पिंडी में एक स्पेशलिस्ट के पास, और उन्होंने मुझसे 5000 रुपये चार्ज किए। 5000 रुपये एक वर्किंग क्लास के जर्नलिस्ट के लिए, एक 1 लाख रुपए कमाने वाले बंदे के लिए, अगर वो 2 दफा जो है वहां पे जाता है किसी डॉक्टर के पास, तो 5000 और 5000 10,000 रुपए सिर्फ डॉक्टर की फीस देना, ये तो हो और गया जो पहला। बिलो दी पॉवर्टी लाइन है वो तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते भट्टी साहब, वो तो सोच भी नहीं वो सकते वो ना कि वो स्पेशलिस्ट के पास है। वो सोच भी नहीं सकते। फिर आगे चलें तो दूसरा खर्चा जो आता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट का आता है। डॉक्टर जो है वो एलोपैथी में डॉक्टर्स रिलाय करते हैं डायग्नोस्टिक्स पे, जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टिगेशंस, और आप खुद भी भुगत चुके हैं। इन्वेस्टिगेशंस या मेडिकल टेस्ट जो हैं वो रेंज करते हैं किसी भी शख्स के लिए 2000 रुपए से लेकर 20, 25, 30, 50,000 रुपए तक। और यहाँ पर भी वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस अगर उसमें और बहुत ज़्यादा होती हैं, डॉक्टर्स कट उसमें शामिल कर लें, तो ये बहुत बड़ा शोबा बन जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा अगर फ़र्ज़ करें कि 5000 रुपये फ़ीस दे दी आपने डॉक्टर की, और आपको 10,000 रुपये आपको डायग्नोस्टिक्स के देने पड़े, तो ये 15,000 रुपये तो आपके ये हो गए। भट्टी साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे मजीद एक क्वेश्चन, यहाँ अगर आपकी इजाजत से, डॉक्टर साहिबान उन्हीं लेबॉर्टरीज का बताते हैं जो उनको उनके करीब हो, या वो सजेस्ट करते हैं कि मेरे इलाके की जो लेबॉर्टरी है आपने वहां से टेस्ट कराना है। इसका भी थोड़ा सा मजीद इजाफा कर दें, जरा रोशनी डाल दें इस इशू के ऊपर। देखिए, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं पाकिस्तान में, तो अगर हम मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये
हमें पता चला है कि इस तरह की हरकतें होती हैं डायग्नोस्टिक्स में। इनका डॉक्टर्स का, कुछ डॉक्टर्स का कट होता है, उनकी डीलिंग्स होती हैं, वो रेफर करते हैं किसी खास डायग्नोस्टिक लैब को, या वो कहेंगे कि फलानी लैब से आपने टेस्ट नहीं कराना, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ मैं ये बता दूं, कुछ दिन पहले डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हमारे साबिक मुशीर सेहत हैं, उन्होंने शौकत खानम अस्पताल की जो फंड रेजिंग थी तो उसमें बात करते हुए लोगों से अपील की थी कि एक तो डोनेशन दें और दूसरी हमारी जो शौकत खानम की लैब है इससे आप टेस्ट करवाया करें, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस लैब से, उससे हम अस्पताल चलाते हैं। तो ये जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा इस वक्त हेल्थ केयर में खर्चा है, बिजनेस है, और इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा जो अस्पताल हैं वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आगा खान की लैब्स है और शौकत खानम की, ये अच्छी लैब्स हैं, ये सर्टिफाइड लैब्स हैं। मैं आपको बताऊं कि नेट टेस्टिंग एक स्टैंडर्ड है अमेरिकन, जो कि AKU के पास है और शौकत खानम के पास है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास दर्जनों, 150 से ज़्यादा लैब्स हैं जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करती हैं। तो ये तो एक कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि पहला तो आप डॉक्टर की फीस, आप गए डॉक्टर के पास, उसने आपको टेस्ट लिख के दिए, आपने वो टेस्ट करवाया, दोबारा आप डॉक्टर के पास आए तो 5,000 5,000 10,000 हो गए। 10,000 आपने डॉक्टर की फी, आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए, ये 20,000 हो गए आपके। अब जब आप डॉक्टर साहब के पास आए तो डॉक्टर साहब ने आपको एक नुस्खा लिख दिया। अच्छा, उस नुस्खे में उन्होंने अद्वियात लिखी, वो अद्वियात जो हैं वो आपकी किस्मत है कि वो अद्वियात जो है 500 रुपए की भी हो सकती हैं और 5,000 की, और बाज़ औक़ात जो है वो 10,000 से क्रॉस भी कर सकती हैं। गुज़िश्ता दिनों मेरी बात हो रही थी, यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि जैसे अभी मुझे ज़रूरत है इस वक्त, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक दवा है, एक एंटीबायोटिक है, वो मुझे इस वक्त खानी है, मेरी तबीयत ख़राब है इस वक्त तो मुझे खानी है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिस ब्रांड की है उसकी मुझे 500 की एक टैबलेट सुबह खानी है, एक शाम खानी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने ये किया कि उन्होंने सिप्रोफ्लॉक्सासिन के 2 ब्रांड लिखे, 250 के। मिसाल के तौर पर उन्होंने कंपनी A का सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिखा और ब्रांड लिखा, और उन्होंने कंपनी B का भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिखा 250 ग्राम का। अब ये 500 हो गए, तो मैंने दोनों ब्रांड की अद्वियात खरीद ली और वो मैंने खाई, तो मेरी 500 की पूरी हो गई। मुझे आपकी बातों से लग रहा है भट्टी साहब, आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि आम जो अद्वियात हैं, बेसिकली जो बहुत ज़रूरी अद्वियात भी हैं इवन, वो किस तरह आम आदमी की और जो एक जिनका लिमिटेड बजट है उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये भी थोड़ा सा बता दें। मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हेल्थ केयर सिस्टम हमारे यहाँ काम किस तरह करता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में आप चले गए या इवन आप सरकारी अस्पताल में भी जाते हैं तो अद्वियात ज़्यादातर आपको बाहर से लेनी पड़ती हैं, और वहाँ भी डॉक्टर्स की ज़्यादातर अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी वजह से हमारा जो हेल्थ केयर का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है आम आदमी पर। अब आ जाए अद्वियात पर। देखिए, अद्वियात के मामले को बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज किया गया है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि सिर्फ 2 चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल करती है। पहली है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिनका हर 15 दिन के बाद उनकी कीमतें आती है, कभी महीने के बाद होता है, कभी 15 दिन के बाद होता है। ये मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है या कहीं बेल बज रही है? आपका फोन बज रहा है शायद। हाँ जी, अच्छा। दूसरी तरफ जिस चीज़ की कीमत हुकूमत कंट्रोल करती है वो पाकिस्तान में अद्वियात हैं। पाकिस्तान में किसी भी दवा की कीमत कोई भी शख्स, कोई भी कंपनी, कोई भी मेडिकल स्टोर अपनी तरफ से नहीं बढ़ा सकता। दवा की कीमत बढ़ाने के लिए ड्रैप की ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी कमेटी DPC कहलाती है, वो रेकमेंड करती है। वो रिकमेंडेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से वो रिकमेंडेशन कैबिनेट में जाती है, कैबिनेट उसको अप्रूव करती थी पिछले साल तक। अब एक और उसमें नया स्टेप आ गया कि कैबिनेट उसको रेफर कर देती है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट को। तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके जरिए अद्वियात की कीमतें बढ़ती हैं। अच्छा, अद्वियात की कीमतों की एक पॉलिसी भी है, ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ 2018 में एक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी बनी थी। उसके तहत ये था कि जो भी मुल्क में इन्फ्लेशन होगी किसी भी साल में, लेट्स से कि 2020 में मुल्क में इन्फ्लेशन थी 20%, मैं मिसाल के तौर पे आपको कह रहा हूँ, तो उसमें यह था कि अद्वियात जो है उनकी कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली,
और वो होगा कि एसेंशियल मेडिसिन जो कि सिर्फ 300 हैं, उनकी कीमतें सिर्फ 7% तक बढ़ाई जा सकती हैं, 7% ऑफ द इन्फ्लेशन। और नॉन एसेंशियल जो कि तकरीबन 60 से 80 हजार अद्वियात हैं, वो उनको 10% तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये भी पूरा एक स्टेप फॉलो होता है। डीपीसी इसको रेकमेंड करती थी, वो कैबिनेट में जाती थी, कैबिनेट उसको अप्रूव करती थी या डिसअप्रूव करती थी। एक और इशू ये भी था कि कुछ अद्वियात ऐसी थी जिनकी कीमतें इतनी जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहती थी कंपनी के लिए, तो वो अप्लाई करते थे हार्डशिप केसेस। मिसाल के तौर पे पेनाडोल जो है उसकी कीमत थी ₹1.87 पर टैबलेट। तो पिछले साल जो है पेनाडोल बनाने वाली कंपनी ने हुकूमत को कहा कि हम इसको नहीं बना सकते, और अगर आप इसकी कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो हम इसको बनाना बंद कर देंगे। वो उसके तहत उन्होंने फोर्स मेजोर का कानून जो है इन्वोक किया, लॉ, और उन्होंने इसको बनाना बंद कर दिया। और उसके बाद मुझे याद है कि मार्केट में शॉर्ट भी रही है ये। हाँ जी जी। तो हार्डशिप केसेस की वो हार्डशिप केस लेके गए कैबिनेट के पास, कैबिनेट ने उसको ईसीसी को भेजा, ईसीसी ने उसको अप्रूव किया और उसकी कीमतें बढ़ा दी गई। तो अद्वियात की कीमतें देखें खुद ब खुद नहीं बढ़ती, अद्वियात की कीमतें पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से बढ़ती हैं। ये भी सच है कि पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। हो सकता है इंडिया में अद्वियात जो है वो सस्ती हो पाकिस्तान से, उसकी वजह ये कि रॉ मटेरियल वहां पे खुद बनता है। पाकिस्तान में अद्वियात का सारा 100% रॉ मटेरियल बाहर से आता है, इंडिया और चाइना से आता है। इनका पैकेजिंग मटेरियल बाहर से आता है, इनके जो एक्सिपिएंट्स होते हैं, यानी कि दवा में दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मेन कंपोनेंट होता है दवा का, और एक होते हैं एक्सिपिएंट्स होते हैं जो बाइंडर्स होते हैं जिनसे दवा को उस एपीआई को इकट्ठा किया जाता है। या सिरप है तो उसमें मेन दवा जो होगी वो किसी लिक्विड में होगी, कोई सॉल्वेंट होगा, तो उनमें तो ये सारा जो खामाल है ये बाहर से आता है, चाइना और इंडिया से आता है। हाँ, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने ये अभी तस्करा किया कि पिछले 1-1.5 साल में किस तरह इन्फ्लेशन बढ़ी है, डॉलर की कीमतें बढ़ी हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आया है इस इंडस्ट्री पर। लेकिन हम ये दवाइयों की कीमतों में इजाफे का कोई 3-4 साल से सुन रहे हैं। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई, उनके पहले हेल्थ मिनिस्टर थे आमिर कियानी, हमने देखा कि उस वक्त एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, फिर उन्हें वजारत से हटाया गया। उसके बाद मुसलसल ये कीमतें बढ़ती रही हैं। तो थोड़ा सा वो बैकग्राउंड भी बता दें कि असल मसला है कहाँ? देखिए मेरी बात सुने, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अद्वियात की कीमतें खुद ब खुद नहीं बढ़ाई जा सकती, ना हुकूमत जो है वो अद्वियात की कीमतें बढ़ाने में कभी भी संजीदा रही है। और अद्वियात की कीमतें जो है वो ये जो एक तासुर है ना कि वो हर वक्त बढ़ती रहती हैं और बढ़ती रही पिछले हुकूमत में भी और इस हुकूमत में भी, ये तासुर गलत है। आमिर कियानी साहब जब नई नई इनकी हुकूमत आई थी तो उस वक्त बहुत सारे हार्डशिप केसेस थे। जैसे मैंने आपको बताया, हार्डशिप केस वो होता है कि पेनाडोल जो है वो 183 रुपए की अगर उसकी कीमत है, MRP जिसको कहते हैं, जो मार्केट में बिकती है, और कंपनी कहती है कि मैं वो 183 रुपए में उसको बना नहीं सकते, तो वो हार्डशिप केस के तौर पे अप्लाई करते हैं और वो कहते हैं कि हमें 2.5 रुपए की गोली बनानी दी जाए। इस तरह के हार्डशिप केसेस थे 200 से 300। जब आमिर कियानी साहब ये लेके गए कैबिनेट में जब ये गया तो वहां पर पता चला कि जी अद्वियात की कीमतों में इजाफा, ये तो हो नहीं सकता, ये कैसा। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल बैकलैश जो किसी भी गवर्नमेंट को आता है वो अद्वियात की कीमतों पे आता है। आटा, आपको पता है, आप तो ह्यूस्टन में रहते हैं, हमारे जो कराची वाले, ये हमारे पाकिस्तान वाले दोस्त हैं, इन्हें पता है कि इस वक्त आटे की कीमत का क्या चल रही है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो रोटी 10 रुपए की थी इस वक्त 30 रुपए की मिल रही है। ना किसी ने अलाउ किया, ना किसी ने पूछा, और वो बढ़ती जा रही है। गोश्त की कीमतों को ले लें, चिकन जो है, चिकन पिछले साल तक 200 रुपए थी, अब जो है वो 800 रुपए में मिल रही है। 8 गुना इजाफा, 4 गुना इजाफा हुआ है। कोई इस पे कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज का। मार्केट में जो मैं वो कैंडी की मैं मिसाल देता हूँ, एक्लेयर, ये एक्लेयर मिलती थी 50 पैसे की, अब वो जो है वो 5 रुपए की मिलती है। तो उसकी कीमत 10 रुपए की होगी ना, मतलब 50 पैसे से वो 10 रुपए की होगी 2 सालों में। अच्छा, इस पे कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है और कोई प्राइस चेक नहीं है। यानी कि अगर आप एक्लेयर खा के मर जाएं तो कोई आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कोई नहीं पूछेगा कि
वो बनती कैसे है, क्या उसका जिस उसको गूंदा जाता है, क्या वो पाँव से गूंदा जाता है, क्या किया जाता है, उसमें रॉ मटेरियल क्या पड़ता है, चीनी कितनी पड़ती है, क्या चॉकलेट डलती है, वो कहाँ से आती है, ये कुछ जो सबसे ज्यादा रेगुलेटेड सेक्टर है वो अद्वियात का सेक्टर है। मैंने आपको बताया 100% खाम माल बाहर से आता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है केमिकल्स होते हैं। अब केमिकल्स जो हैं, एक केमिकल, एक नमक जो है जो इंडस्ट्रियल ग्रेड का है, जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, एक खाने में इस्तेमाल होता है और एक दवा में इस्तेमाल होता है। जो दवा वाला नमक है NaCl जो है वो 2000 रुपए किलोग्राम मिलता है, जबकि घर में इस्तेमाल होने वाला जो है 10 रुपए किलोग्राम मिलता है।